हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो को। लास्ट क्लास मैंने तुम सबको एक होमवर्क दिया था। पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि यार मेरे को क्या आता जाता है, मेरा ज़िंदगी मेरा मर्जी, मेरा ज़िंदगी मेरी मर्जी, इस प्रकार से चलने वाले लोग जो है वो एग्जामिनेशन में 1000% फेल होते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा ड्यूटी है पढ़ाना, आपका ड्यूटी है पढ़ना। नहीं पढ़ रहे हो तो आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। फिर देखो हम लोग करने वाले हैं। अच्छा ये तो मैंने तुमको बता दिया था, पूरा सब कुछ बना दिया था। अच्छा इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बार देखा, एक बार हम लोग ना रिकैप करते इस चीज़ को, क्या किया हम लोगों ने। याद रखना एक चीज़, हमेशा जब भी तुम कॉल के लिए बना रहे हो, हमेशा मार्केट प्राइस फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा स्ट्राइक प्राइस। ये उल्टा हो जाता है फॉर हमारा पुट ऑप्शन में, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है पुट में। ध्यान रखना, पुट में क्या होता है, पहले होता है स्ट्राइक, फिर होता है मार्केट प्राइस। ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है पुट का, ठीक है। अच्छा इसको ना मैं इरेज कर देता हूँ, नीचे वैसे भी मैं लिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा देखो हुआ क्या है यहाँ पे, 198 का सर मैंने मार्केट प्राइस आ चुका है, मेरा तो स्ट्राइक प्राइस था और स्ट्राइक प्राइस था 200। ये लैप्स हो चुका है क्योंकि मेरा स्ट्राइक प्राइस से कम हो चुका है हमारा मार्केट, जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है वो वैल्यू कम है स्ट्राइक प्राइस से। तो पुट ऑप्शन, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे हमेशा हमारा जब भी मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होता है तब भी हम लोग, हमारा एक्शन क्या रहता है, हम लोग लैप्स कर लेते हैं, उसको लैप्स हो जाता है ऑटोमेटिक, वैल्यू हो जाता है 0। प्रीमियम तो हमको 10 पे ही करना है। अब वैल्यू माइनस प्रीमियम तुमको करना है, वैल्यू माइनस प्रीमियम इक्वल्स टू पे ऑफ फॉर द बायर, ठीक है। वैल्यू है 0, प्रीमियम है 10, वैल्यू है 0, प्रीमियम है 10, तो 0 के साथ 10 को माइनस करोगे तुमको निकलेगा -10। याद रखना हमेशा एक चीज़, जब भी तुम बायर को जो भी तुम वैल्यू डाल रहे हो ना, एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम जो भी वैल्यू डाल रहे हो इन द बायर्स कॉलम, पे ऑफ फॉर द बायर, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू राइट द ऑपोजिट फॉर पे ऑफ राइटर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट द ऑपोजिट numbers. For example, if it is -10 over here, then you have to write 10 over there. Understood? Is that clear? Okay. फिर सर नेक्स्ट 190 था सर, 200 फिर से लैप्स हो गया, 0 10 था हमारा प्रीमियम एंड -10 जो है हो चुका है, फिर हम लोग 10 ने यहाँ पे डाल दिया है। अब सर एक्सरसाइज वाला देखते हैं, 208 जो है वो मार्केट प्राइस आ चुका है, 208 में हमारा मार्केट प्राइस में है, ये घूम रहा है मार्केट प्राइस में 208 के रुपए में। एंड देन हम लोगों ने 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस रखा था एंड एक्सरसाइज हो चुका है क्योंकि हमारा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जा चुका है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। फिर हम लोग इसको माइनस करेंगे, आराम से बन गया 8 8 8 बन गया 8 -10 इक्वल्स टू -2, ये नंबर कम है, इक्वल्स टू -2। और जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बायर्स पे ऑफ में, वो हम लोग ऑपोजिट लिख लेंगे फॉर राइटर्स पे ऑफ, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 220 है मार्केट प्राइस, 200 है हमारा स्ट्राइक प्राइस। एक्सरसाइज हो जाएगा क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा है फ्रॉम आवर स्ट्राइक प्राइस एंड जो डिफरेंस है वो निकलता है 20, 200 - 220 निकलता है 20 एंड प्रीमियम 10 रुपये का। नाउ वी हैव टू माइनस द प्रीमियम फ्रॉम द वैल्यू। अब वैल्यू है 20, प्रीमियम है 10, तो आंसर निकलेगा 10 फॉर द पे ऑफ द, बताओ किसका, बायर। और उसी का ऑपोजिट में हो जाएगा -10, दैट इज फॉर द राइटर। एग्जैक्टली सेम है फॉर एवरीथिंग। नाउ वी आर गोइंग अहेड फॉर द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कंप्लीटली सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब सिर्फ एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना होता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्सरसाइज कब होता है। मेन चीज़ ये है कि हमारा एक्सरसाइज कब हो रहा है, लैप्स कब हो रहा है, एक्सरसाइज कब हो रहा है। तो एक्सरसाइज तब होता है, put is always exercised when market price of the put is less than the strike price। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस अगर लेस हो, स्ट्राइक प्राइस अगर ज़्यादा हो, तो कॉल ऑप्शन में वो लैप्स हो जाता है, लेकिन पुट ऑप्शन में उसको एक्सरसाइज किया जाता है। समझ में आ रहा है। मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा हो एंड स्ट्राइक प्राइस अगर कम हो, देन वो लैप्स हो जाता है फॉर किसका, बताओ, पुट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो दोनों ऑपोजिट है, इस बात का ध्यान रखना है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। इसका हम लोग एक जो है फॉर्मूला पूरा सेम है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ तुमको। देखो
Put is always exercised when market price is put is less than strike price. The value of the put is equals to strike price minus market price. You always have to remember this, that strike price is always written first. देखो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा है, ठीक है, फिर लिखा है मार्केट प्राइस, एंड हमारा जो कॉल ऑप्शन था वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है मार्केट प्राइस, फिर लिखा है स्ट्राइक प्राइस. इस छोटे छोटे चीज़ों को तुमको ध्यान रखना है बस, ठीक है. ये होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ द पुट. ये जो वैल्यू हम लोग निकाले ना, ये वैल्यू ऐसे ऐसे निकलेगा. पे ऑफ कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ द पुट माइनस ऑप्शन प्रीमियम, जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं. क्वेश्चन है स्ट्राइक प्राइस 200 एंड प्रीमियम 5, एक्सपायरी 3 महीने में हो रहा है, मार्केट प्राइस ये एंड दिस इज अ पुट ऑप्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू, ड्राफ्टिंग पे हमेशा ध्यान देना है. ड्राफ्टिंग पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ दो, पहला का दो जो है वो चेंज हो जाएगा. कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस पहले रहेगा एंड स्ट्राइक प्राइस बाद में. पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस पहले रहेगा एंड मार्केट प्राइस बाद में रहेगा. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. अब पकड़ लो, यहाँ पे 200 है जो है स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है 190. तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा रहता है, मार्केट प्राइस कम रहता है, तब पुट ऑप्शन वाले का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो जाता है. पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है. इसी का उल्टा होता है हमारे कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को कम होना होगा एंड मार्केट प्राइस को ज़्यादा होना होगा. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, बस इतना ही ध्यान रखना है. अब देख, कॉल एंड पुट का तो तेरे को पता ही है. कॉल कौन करता है, जिसको लगता है कि मार्केट जो है वो बुलिश जाने वाला है, वो कॉल करता है, ठीक है. पुट कौन करता है, पुट करते हैं जिसको लगता है बेयरिश, मार्केट फॉल करने वाला है. तो ये पुट ऑप्शन वाला बंदा है, इसका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट प्राइस नीचे गिरेगा तब ना. तो ये मार्केट प्राइस नीचे गिर गया ना दोस्तों, ये देखो ना, मार्केट प्राइस नीचे गिर गया ना, 190 है, तो इसको अच्छा हुआ, इसके लिए बेहतर है, इसके लिए बेहतर है. तो एक्सरसाइज हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है ना, क्यों हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस गिरने से इसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये पुट होल्डर है. पुट होल्डर जो है वो बियरिश रहता है, ऊपर में क्या करता है बाई, नीचे में करता है सेल. क्या समझ में आ रहा है. अच्छा देख, वैल्यू 10, क्योंकि 200 माइनस 190 इज 10. प्रीमियम हम लोग 5 रुपये दे रहे हैं. पे ऑफ कितना निकलता है, वैल्यू माइनस प्रीमियम दैट इज़ 5, और इसी का उल्टा तुमको पे ऑफ राइटर में लिख लेना है हमेशा, दैट इज़ -5. इतना सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा है. अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा एक होमवर्क दे देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है. इतना होमवर्क दे देता हूँ, मैंने कर रखा है लेकिन फिर भी तुमको मैं होमवर्क करवा देता हूँ, ठीक है. तो ऑनेस्ट बच्चे हो ना, तो वीडियो को जो है स्किप करके, स्किप नहीं मतलब फॉरवर्ड करके जो है देखना नहीं कि आंसर्स क्या है, इसको तुम होमवर्क जैसा लो, ठीक है. मैंने पूरा तुमको बता दिया है कैसे क्या करना है. इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे जाने वाले हैं. आज ऑप्शन का हो चुका है एंड बाकी जो है तुम्हारा सेबी सम्स जो भी हम लोग करेंगे ना, वो अलग वीडियो में करेंगे. बहुत ज़्यादा वीडियो में बहुत ज़्यादा सम करेंगे, ठीक है. इस वीडियो में इतना ही, सिर्फ तुमको बेसिक एक आइडिया देने के लिए, और जितना मैंने करवाया ना वही एग्जामिनेशन में आता है वैसे. फिर भी मैं आपका जो है सेबी सम्स अलग से करवा दूंगा. जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे वैसे अलग से सेबी सम का एक क्लास लेंगे, ठीक है. चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद द टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट. आज जो हम लोग करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है राइट एंटाइटलमेंट. जो अच्छे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो जैसे जैसे टीचर लिखते हैं ना, वैसे वैसे वो लोग भी लिखना चालू कर देते घर पे. तो उससे क्या होता है, उससे वो लोग रिटेन कर पाते हैं अच्छे से. अच्छा, मैंने ना एक वीडियो बनाना है, ठीक है, जहाँ पे तुमको समझाना है कि राइटिंग पावर क्या होता है, लिखने से तुम अच्छे से मेमोराइज कैसे कर पाते हो, वो सारा चीज़ मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है. अच्छा, लेकिन अच्छे बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे जैसे टीचर लिखते हैं ना वैसे वैसे वो लोग भी घर पे लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है. चलो स्टार्ट करें हम लोग. राइट एंटाइटलमेंट, इसको हम लोग राइट इशू भी कहते हैं. क्या बताओ, राइट इशू, राइट इशू. ये है सेक्शन तुम्हारा 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. क्या ये तुम याद रख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है दोस्तों, बता दो फटाफट, क्या तुम ये याद रख पाओगे. अच्छा, ये तुमको कंपनीज एक्ट में भी पढ़ने को मिलने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्यों है मैं तुमको बताता हूँ. ये क्या करता है, ये जो राइट इशू है या फिर राइट एंटाइटलमेंट है, ये ना एक प्रकार का प्रिविलेज है जो हमको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं. कौन देता है सर, कंपनी. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है थ्रू द कंपनी, थ्रू द कंपनी. एक प्रकार का
राइट क्या मिलता है दोस्तों, एक प्रकार का राइट। अब ये राइट है क्या, यही तो हम लोग जानने वाले हैं आज। ये राइट होता है तुम शेयर्स को परचेज करने का, शेयर को परचेज करने का। अब देखो क्या होता है ना, कंपनी जो है ना वो न्यू शेयर इशू करता है, शेयर्स न्यू शेयर्स ठीक है, न्यू शेयर्स कह लो, न्यू सिक्योरिटीज कह लो, ये इशू करता है किनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किनको बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, किनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये जो है न्यू शेयर इशू किया जाता है, समझ में आ रहा है। एक प्रकार का ना उनको राइट दिया जाता है कि आप लोग हमारे कंपनी में पहले से शेयर होल्डर्स थे, अब आपको हम लोग फिर से राइट दे रहे हैं कुछ शेयर्स जो है वो खरीदने के लिए। अब आपके पास वो राइट होता है, या तो तुम उस शेयर्स को रिनाउंस कर दो या तो उस शेयर को खरीद लो, ये पूरा राइट तुम्हारे ऊपर रहता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसका जो पूरा डिटेल्ड वीडियो क्लास होगा ना वो तुम कंपनी लॉ में सीखोगे, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे सेबी से रिलेटेड जितना है उतना हम लोग सीखेंगे। बस तुमको इतना कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ये क्या है राइट इशू? राइट इशू है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू करते हैं, समझ में आ रहा है, ऑफर करते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं राइट इशू, ठीक है। राइट का तुमको ऑफर मिलता है, ठीक है, राइट ऑफर भी कहते हैं इसको हम लोग, राइट ऑफर। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनके पास पूरा अथॉरिटी होता है, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो लोग या तो खरीदे या तो उसको रिनाउंस कर दे। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, हमेशा याद रखना ये जो न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं ना वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। कौन इशू करता है? कंपनी, ठीक है, ओके। फिर देखो ऑप्शंस फॉर एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये मैं तुमको करवा देता हूँ। क्या बताओ? ऑप्शंस फॉर अंडर द राइट इशू का कंसेप्ट ही है ये, ऑप्शन फॉर एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब समझना कि शेयर होल्डर को तो कंपनी ऑफर कर रहा है ना, अब ये जो शेयर होल्डर है इसके पास क्या ऑप्शंस है, इसके पास किस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे, वो है बात, वो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन उसके पास रहता है ना कि वो अप्लाई करता है, अप्लाई फॉर, क्या बताओ, राइट इक्विटी शेयर, ठीक है, टू द फुल एक्सटेंट, मतलब पूरा का पूरा, जितना ऑफर किया जा रहा है बाय द कंपनी उतना, वो फुल एक्सटेंट में, ठीक है, ओके। दूसरा कि वो फुल एक्सटेंट में वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, प्लस ना वो एडिशनल शेयर्स मांगेगा अगर उसको चाहिए तो, एडिशनल राइट इक्विटी वो मांगता है इफ अवेलेबल, इफ कंपनी के पास अवेलेबल है तो कंपनी दे देगा, ठीक है। अप्लाई फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ राइट इक्विटी शेयर एंड अप्लाई फॉर एडिशनल राइट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एडिशनल राइट इक्विटी फुल एक्सटेंट अप्लाई करेगा, उसके बाद अलग से वो अप्लाई करेगा कि मुझको कुछ एडिशनल शेयर्स भी दे दो। अब सर कंपनी के पास इतना शेयर रहता है क्या देने के लिए? देखो बहुत सारे होते हैं ना जो इस अपना राइट जो है राइट एक्सरसाइज ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी ने उनको दे रखा है, और जिनको पता नहीं होता उनका क्या हो जाता है बताओ, लैप्स हो जाता है, और लैप्स हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी के पास रहता तो है, कंपनी अगर चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। चलो फिर देखो तीसरा है, देखो अप्लाई फॉर अपार्ट, या फिर हम लोग इसको ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, अप्लाई फॉर
अप्लाई फॉर राइट राइट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अ पार्ट, बस पार्ट। मतलब पकड़ लो, अगर उसको 100 शेयर्स दिया जा रहा है, वो सिर्फ 20 शेयर लेता है, ठीक है, 20 शेयर लेता है दोस्तों। फिर एक पार्ट आता है जिसके पास उसके पास ऑप्शन होता है कि वो थोड़ा पार्ट ले एंड थोड़ा रिनाउंस कर दे, किसी और को ट्रांसफर कर दे, किसी और को वो राइट दे दे, ठीक है। अप्लाई फॉर राइट इक्विटी शेयर, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अ पार्ट एंड बाकी क्या करेगा, रिनाउंस अ पार्ट। थोड़ा पार्ट रिनाउंस कर सकता है या फिर पूरा ही पार्ट जो है, बाकी का जितना भी रह चुका है वो पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ देयर राइट इक्विटी शेयर को रिनाउंस कर देना। क्या ये समझ में आ रहा है? फिफ्थ जो है वो है तुम्हारा पूरा ही जो राइट है ना, उसको रिनाउंस कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऑप्शंस है, किन के पास ऑप्शन है बताओ? हमारे प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, लैप्स कब होता है सर? आपने बताया था लैप्स के बारे में। लैप्स कब होता है सब? सर अगर जो शेयर होल्डर है ना, समझ में आ रहा है, उसने नीदर सब्सक्राइब्ड नॉर नॉर रिनाउंस्ड, समझ में आ रहा है, बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट, बिफोर लिख लो, बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट, ठीक है। एक डेट होता है, तुमको ना ऐसा नहीं होता ताउम्र जो है तुम अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। तुमको 10 से 15 दिन का एक डेट दिया जाता है कि इस डेट के अंदर अंदर तुमको एक्सरसाइज करना है, या तो तुम लो या तो तुम ना लो या तुम रिनाउंस करो, क्या करना है तुम करो, तुम्हारे पास जो भी ऑप्शंस है। तो उस क्लोजिंग डेट मतलब जो लास्ट डेट होगा, उससे पहले अगर उसने ना तो सब्सक्राइब किया ना ही उसने रिनाउंस किया, तो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, ये हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो रिनाउंसिएशन होता है ना, मतलब किसी को दे देना, क्या बताओ रिनाउंसिएशन, उसके बारे में तुमको दो चीज़ मैं बता दूंगा, याद रखना है बस, ठीक है। रिनाउंसिएशन वर्ड को याद रख सकते हो, रिनाउंसिएशन। ये जो है ना रिनाउंसिएशन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है ऑन द मार्केट, ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन। अच्छा सर, ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन का क्या अर्थ होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि वो सेकेंडरी मार्केट में सेल हो रहा हो, सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म लिख दूं, प्लेटफॉर्म पे, समझ में आ रहा है? हाँ जी, सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म पे वो सेल हो रहा हो, ठीक है, वो रिनाउंस हो रहा है, मतलब ट्रेड सेल हो रहा हो। अच्छा, किसके थ्रू ये जो तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट है, ये कौन देखता है? तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर, थ्रू अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, इस बात का ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो ऑप्शन है ना हमारे पास, वो है दोस्तों ऑफ मार्केट रिनाउंसिएशन, इसको हम लोग कहते हैं ऑफ मार्केट रिनाउंसिएशन। इसका तात्पर्य सर बता दो, इसका मतलब होता है कि वो ऑफ मार्केट रिनाउंस कर रहा है। अच्छा, ये कैसे होता है? ऑफ मार्केट ट्रांसफर कैसे होता है? ये जो है ना, ये ऑफ मार्केट ट्रांसफर, ये जो होता है ये हमेशा हमारे डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट के द्वारा होता है,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम लोग कहते हैं डीपी। अब डीपी वही है ना, डीपी वही इंसान है जो डिपॉजिटरीज के लिए काम करता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में इतना समझ में आ चुका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, फिर देखो इतना तो हो चुका है ना। इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। इसको बहुत अच्छे से समझना है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया को। एक एक करके समझा दूंगा तुमको, इतना ब्रिलियंटली समझाऊंगा ना कि तुमको लगेगा सर ये तो आपने ज़िंदगी आसान कर दिया। तो मैं हूँ क्यों इस यहाँ पे, मैं हूँ ही तुम्हारी ज़िंदगी को दोस्तों आसान करने के लिए। दोस्तों क्या ये समझ में आ रहा है? अब जो नया टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। क्या बताओ? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। किस किसने देखा है इमरजेंसी? देखा है आपने? बढ़िया था। अच्छा देखो, सिंपल चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते कौन है। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते कौन है, ये वही प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है बताओ? ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग किस चीज़ का होता है सर? सिक्योरिटीज़ का। इतना समझ में आ चुका है? ट्रेड होता है किसका? सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इंडिया में ना बहुत टाइप के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, समझ में आ रहा है? सो दैट अलग अलग लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको सेटिस्फाई किया जाए। अब एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको जानने के लिए, एग्जामिनेशन में वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन तुमको जानना है, ये तुम्हारा बेसिक है CMSL का, ठीक है। एक होता है मेन बोर्ड, मेन बोर्ड। ये जो मेन बोर्ड होता है ना, इसमें आता है तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो आ जाते हैं मेन बोर्ड में, ठीक है, मेन बोर्ड। अच्छा, इसको मेन बोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ना सारे बड़े बड़े जो तुम्हारे कंपनीज होते हैं ना, सबका स्टॉक जो है यहीं पे लिस्ट होता है। अब ना कुछ छोटे कंपनीज भी है, ठीक है, जिनको लिस्टिंग करवाना होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पे मेन बोर्ड में नहीं जा सकते, छोटे हैं बहुत कंपनीज, तो वो लोग जाते हैं दूसरा एक बोर्ड है जिसका नाम होता है SME प्लेटफॉर्म। वैसे इसके अलावा भी और बोर्ड है, तुमको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये है SME प्लेटफॉर्म। सबको लगता है कि सर शेयर जो है ना वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है। एसेंशियली 99% ऑफ द शेयर्स जो है, कंपनी के शेयर्स जो है वहीं पे लिस्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लिस्ट होता है। अच्छा, ये SME किन के लिए है? ये हमेशा याद रखना, स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंटरप्राइजेस के लिए होता है, जिनका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, समझ में आ रहा है, उनके लिए होता है। समझ में आ रहा है? SME प्लेटफॉर्म। अब जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया है मेन बोर्ड, फिर SME प्लेटफॉर्म। अब मेन बोर्ड में तेरे को पता चल चुका है कि सारे बड़े बड़े कंपनीज ही है, नॉर्मल बड़े मतलब सर कौन से बड़े? जो SME नहीं है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, वो सारे बाकी तो बड़े ही है, बोलने से बड़े ही होते वो लोग। अच्छा, ये जो SME प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है इनका स्टॉक लिस्ट होता है। अच्छा सर, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है? हम लोग कैसे किसी, हम लोग सर एक चीज़ बताओ, बहुत अच्छे से समझना है सर, एक चीज़ बताओ कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा कंपनी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के दायरे में आ जाता है। समझना है इसको बहुत अच्छे से भैया, ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी जगहों पे ये यूज़ होगा। तुम्हारा ECIPL, CMSL, SBIL सब में यूज़ होता है ये, ठीक है। अब देखो, हम जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, इसको ना हम लोग, ये पहले कहा जाता था इसको कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आज के डेट में पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है SME, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं SME एक्सचेंज। तुमने सुना होगा ये वर्ड, SME एक्सचेंज,
ठीक है, एम ई, ठीक है, एम एस एम ई। अब ये जो एम एस एम ई है, ये जो एम एस एम ई है, इसका फुल फॉर्म होता है, एम से आता है तुम्हारा माइक्रो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। समझ में आ रहा है इसका लेटेस्ट नाम, लेटेस्ट, ठीक है दोस्तों, इसका लेटेस्ट नाम है ये। अब हमको सर पता कैसे चलेगा कि माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है एंड मीडियम कौन है सर? तो इसके लिए मैं तुमको रेट कह रहा हूँ, सॉरी, इसके लिए तुमको मैं जो है थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। माइक्रो को यहीं पे लिखवा देता हूँ। जिनका देखना, दो ही चीज़ तुमको ध्यान में रखना है, एक है देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये हो गया तुम्हारा पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज है एनुअल टर्नओवर, ये हो गया तुम्हारा दूसरा चीज। ये दो चीज ही तुमको ध्यान में रखना है। अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, सुनना, अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी में जो है वो लगभग अप टू 1 CR है, एंड एनुअल टर्नओवर जो है वो अप टू 5 CR है, तो वो माइक्रो, ठीक है। तो सर स्मॉल का है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू, क्या बताओ, अप टू 10 CR, ठीक है। एंड तुम्हारा जो एनुअल टर्नओवर है ये होगा अप टू 50 CR, ठीक है। और तुम्हारा मीडियम जो है वो है अप टू 50 CR, ठीक है। एंड एनुअल टर्नओवर जो होगा इन्वेस्टमेंट के अलावा वो होगा अप टू 250 CR। क्या है, समझ में आ रहा है? अब ये जो 250 CR वगैरह, ये है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और ये है एनुअल टर्नओवर, ये है एनुअल टर्नओवर, ये है एनुअल टर्नओवर। बस इन्हीं रेट्स को तुमको याद रख के अंतिम सांस तक तुमको याद रखना है। समझ में आ रहा है? चिता तक लेकर जाना है इन सारे रेट्स को। क्यों? क्योंकि तुमको ये बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाता है। तो ये रेट्स तुम याद रख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, ये तो मैंने तुमको बताया कि एसएमई प्लेटफॉर्म में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ट्रेडिंग होता है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड में ट्रेड होता है। लार्जर स्टाब्लिश्ड कंपनीज जो है यहीं पे आते हैं। कौन आते हैं? लार्जर एंड स्टाब्लिश्ड, ठीक है। लार्जर एंड स्टैब्लिश्ड कंपनीज यहीं पे आते हैं। अब समझना एक चीज़ दोस्तों, ये जो हमारा एसएमई प्लेटफॉर्म है ना, इसमें क्या क्या आता है पता है? मतलब वो प्लेटफॉर्म है तो है कौन? इसमें सबसे पहले आता है हमारा BSE, इसका पूरा नाम है एसएमई एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज। फिर दूसरा जो है वो, ठीक गेस किया तुमने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इमर्ज, ठीक है। ये है वो दो प्लेटफॉर्म, याद रखना, ये है वो दो प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या ये समझ में आ पा रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है। फिर जो तीसरा वाला है ना दोस्तों, ये देखो ना, हम लोगों ने तो दो देखा है, मेन बोर्ड एंड एसएमई प्लेटफॉर्म देखा है, हम लोगों ने मेन बोर्ड देखा है, एसएमई प्लेटफॉर्म देखा। तीसरा वाला लिख लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरा वाला जो आएगा वो आएगा यहाँ पे हमारा, जो थर्ड आता है ना, तीसरा, अच्छे से समझना है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या बताओ?
इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, IGP कहा जाता है। सर यहाँ पे किन का लिस्टिंग होता है? सिंपल भाषा में समझाऊं तो इनोवेटिव स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप लिख लो। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए इनका। ठीक है, और कौन से स्टार्टअप? टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव स्टार्टअप्स के लिए है ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है तुम्हारा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट चौथा लास्ट है ये, टेंशन मत लो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, क्या बताओ? सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। सर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन आते हैं? ये सोशल एंटरप्राइजेज आते हैं। कौन बताओ? सोशल एंटरप्राइजेस। ठीक है, सोशल एंटरप्राइजेस एंड वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बताओ? वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो वॉलेंट्री काम करते हैं, जो वॉलेंट्री काम करते हैं, ऐसे पैसे के लिए नहीं, वॉलेंट्री काम करते हैं, उनका भी ट्रेडिंग होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, बताओ। अब हम लोग ना एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि ये मेन बोर्ड होता क्या है, SME प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग ना विस्तार से सीखेंगे। कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है। आराम से इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द मेन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेन बोर्ड के बारे में। अच्छा, अपने को पता क्या है मेन बोर्ड के बारे में? हाँ, मेन बोर्ड में है सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो आता है तुम्हारा मेन बोर्ड में। एकदम करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट। कोई भी एप्लीकेंट ना, कोई भी एप्लीकेंट मतलब कंपनी wants to list their securities। ठीक है, wants to list their securities must fulfill what? Prerequisites। क्या कहते हैं हम लोग इसको? Prerequisites। सर ये प्री-रिक्विजिट्स क्या होता है? प्री-रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर तुमको लिस्टिंग करवाना होता है ना, उसमें कुछ नियम कानून एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको तुमको फॉलो करके, स्टेप्स होता है फॉलो करके, कंप्लीट करके प्रोसीजर फिर तुमको आना होता है, तब जाके तुम्हारा लिस्टिंग पॉसिबल होता है। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, 3 छोटा स्टेप है जो मैं तुमको शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूंगा। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आता नहीं है ये सारे टॉपिक्स, लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो, अब देखेंगे हम लोग लिस्टिंग का स्टेप कि लिस्ट होता कैसे है सर। एग्जामिनर ने पकड़ लो, व्यूअर ने जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तुम इंटर्नशिप दोगे ना, वहाँ पे तुमको पूछेगा मतलब लिस्टिंग होता कैसे है, तुम क्या बताओगे? 3 स्टेप में कंप्लीट कर दोगे फटाफट। ठीक है सर, आई नो द एंटायर प्रोसीजर, आई कंक्लूड इट विद इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप जो होता है वो होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। क्या बताओ? इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ये पहला स्टेप होता है। देखो समझना इसको, ये जो इन
प्रिंसिपल अप्रूवल होता है ना, ये अप्रूवल तुम लेते हो फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। क्या बताओ? ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है ना, ये तुम लेते हो फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तुमको देता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से लेने के लिए तुमको सबमिट करना होता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। सर ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में तुम्हारा लिखा होता है कि तुम जो है ना, देखो तुम्हारा जो बिजनेस है उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस, उसका फिनेंशियल स्टेटस, फिनेंशियल्स लिख देता हूं मैं, रिस्क के फैक्टर्स बिजनेस का, फिर ठीक है, तुम जो इशू कर रहे हो ना उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, ये तीन चीज है जो हमेशा तुम्हारा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो है वो बताता है। समझ में आ रहा है? और यही जो है तुमको सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। एंड देन स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो फिर तुम्हारा एक्सेप्ट करेगा, तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। अच्छा, ये तुम इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लोगे ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। फिर तुम एप्लीकेशन सबमिट करोगे। किस बात का एप्लीकेशन सर? कि तुमको लिस्ट करवाना है। क्या लिस्ट करवाना है? सबमिशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा जो है वो है आईपीओ रजिस्ट्रेशन। आईपीओ ये फाइनल है। किसी भी कंपनी को अगर अपना स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटीज लिस्ट करवाना होता है, सबसे पहले वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाता है। तो वही ये थर्ड स्टेप है जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर आता है हमारा दूसरा जो मेन चीज़ है, वो है हमारा एसएमई प्लेटफॉर्म। दूसरा जो छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए है, एसएमई प्लेटफॉर्म। एसएमई प्लेटफॉर्म देखने वाले हम लोग। क्या बताओ? एसएमई प्लेटफॉर्म। एसएमई प्लेटफॉर्म में किन क्या क्या है तुमको पता ही है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। एसएमई प्लेटफॉर्म में ये है हमारा, एसएमई प्लेटफॉर्म में अपने को ये देखने को मिल जाता है सर, ये हम लोगों ने देखा है। सेम चीज यही देखने को मिलता है हमको एसएमई प्लेटफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में, 2012 में, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट। ओके, BSSME प्लेटफॉर्म, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे BSSME प्लेटफॉर्म, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। BSSME प्लेटफॉर्म कब स्टैब्लिश हुआ बताओ? 2012 में। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? टू ऑफर एन एंटरप्रेन्योर और एंड द इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट इनेबलिंग एसएमई फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू लिस्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट। वही है कि रेगुलेटेड मार्केट मतलब मार्केट में लिस्टिंग करवाने का यही ऑब्जेक्टिव था BSE SME प्लेटफॉर्म का। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुका है? ऑब्जेक्टिव लिखवा देता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? इनेबलिंग SME, इनेबलिंग SMEs, ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट। अच्छा सर, इसको रेगुलेटेड मार्केट क्यों कहा जाता है? रेगुलेटेड मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो ब्यूटीफुल मार्केट है ना हमारा, ये मार्केट रेगुलेट किया जाता है थ्रू द वन एंड ओनली
सेबी, आरबीआई, ये जो है ये रेगुलेट करते हैं इन मार्केट को, रेगुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? स्टॉक एक्सचेंज खुद भी है, तो समझ में आ रहा है रेगुलेटेड मार्केट में आने के लिए। अच्छा, स्टॉक मार्केट को हम लोग रेगुलेटेड मार्केट भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स देखेंगे लिस्टिंग का, क्या बताओ क्या देखेंगे? रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑफ, रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग ऑन BSE SME प्लेटफॉर्म, या फिर इसको और अच्छे से लिखे, नहीं यही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, BSE SME एक्सचेंज या फिर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा, देखो सबसे पहला जो हर कंपनी को करना ही है वो है उसका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, उसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें तुम लिख सकते हो और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसका फिनेंशियल पोजीशंस देखेंगे, क्या बताओ? फिनेंशियल्स, दोस्तों, ठीक है। इसका जो पोस्ट इशू पेड अप, सुनना अच्छे से, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल तुमको पूरा लिखना है। जब तुम लिखोगे ना उसको पूरा लिखना है। यहाँ पे ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये नॉट मोर देन, नॉट, इसको एक ही कलर में लिखते हैं सो दैट इसको समझने में आसानी हो, नॉट मोर देन 25 CR, 25 करोड़, ठीक है। इसका नेट वर्थ ठीक है, नेट वर्थ जो है इट शुड नॉट बी, या फिर एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट ₹1 CR होना चाहिए, एक साल नहीं 2 साल कम से कम, फॉर द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मोटिव क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। मोटिव ये क्या है, देख अब अचानक से तेरा कंपनी जो ना इस साल जो है तेरा कंपनी का वैल्यूएशन जो है, नेटवर्थ जो है, वैल्यूएशन नहीं सॉरी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ टच कर चुका है। पकड़ ले 1 करोड़ टच कर लिया और तू बहुत एक्साइटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि सर मेरा कंपनी का 1 करोड़ जो है वो टच कर लिया है नेटवर्थ। तो तुमको क्या क्या बताता है सेबी कहता है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, पिछले साल क्या 1 करोड़ था क्या? तूने बताया नहीं सर, तो तू वो सेबी बताएगा तेरे को कि फिर तेरा लिस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है। कम से कम 2 साल कंटिन्यूसली तेरा 1 करोड़ का होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब जाके तेरा लिस्टिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया नेटवर्थ। अब आता है टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट, ध्यान रखना दोस्तों, टैंजिबल एसेट, इनको ना इन सारे नंबर्स को बहुत अच्छे से समझना है। तुम्हारा टैंजिबल एसेट कम से कम शुड बी ₹1.5 CR, इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग, क्या ट्रैक रिकॉर्ड, तुम्हारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तुम्हारे कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कम से कम पिछले 3 साल ऑपरेशनल होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। सुनना अच्छे से, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशंस, इसको समझना, इसको यहाँ पे खत्म नहीं होता ये 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस। अगर तुम्हारा लेस देन 3 ईयर है, 3 साल का तुम्हारा ऑपरेशनल होना चाहिए, पिछले 3 साल में तुम एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब इसका कुछ ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन ये है दोस्तों, याद रखना,
इफ ट्रैक रिकॉर्ड लिख लो यहाँ पे, इफ ट्रैक रिकॉर्ड इज, if track record is less than, if track record is less than, बताओ क्या, 3 years, if track record is less than 3 years, क्या बताओ, if track record is less than 3 years, company must have, company must have, कंडीशन दे रहा है देखो, कंपनी मस्ट हैव ऑपरेटेड एट लीस्ट, company must have operated at least one full, or normal financial year नहीं, with audited financials, one full financial year with audited financials, audited। तो तुमको दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है, वन फुल ईयर विथ ऑडिटेड फिनेंशियल्स, ये तुमको याद रखना है। अगर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड कम है तब भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा और एक ऑल्टरनेटिव है, बता रहे वो लोग, समझना कि इफ़ लेस देन 3 ईयर, सुनो, इफ़ लेस देन 3 ईयर, इफ़ लेस देन 3 ईयर एंड तुम्हारे कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ना, क्या है प्रोजेक्ट, तुम कंपनी खोले हो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए ना, वो फंडेड वो फंडेड किया गया है बाई, प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई नबार्ड, बाई नबार्ड, लिख लो NABARD, इज फंडेड बाई नबार्ड। फिर सिडबी, SID, सिडबी, बैंक्स, ठीक है, ये नॉन कोऑपरेटिव ब्रांड्स है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अगर ऐसा है देन, इट नीड्स ओनली वन फुल financial year of operating profit, and audited financials, audited तो यहाँ पे तुमको ये याद रखना है, वन फुल ईयर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑडिटेड फिनेंशियल्स। ये तुमको एग्जामिनेशन में लिखने टाइम ये तुमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसको समझेंगे, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तुमको समझना है अच्छे से। देखो इसको ना डिकोड करेंगे दोस्तों अच्छे से, तो एकदम टेंशन नहीं लेना। ट्रैक रिकॉर्ड को समझेंगे सबसे पहले। क्या बताया वो लोग ट्रैक रिकॉर्ड में, जब भी कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लग रहे हो ना, तो इसको अच्छे से समझो, धीरे धीरे उसको समझो पूरा। इसको मिस कर दोगे ना तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। देखो बताया कि एटलीस्ट 3 ईयर का तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए। सिंपल रूल है कि 3 साल का तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या बताओ, 3 साल का तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। ये है तुम्हारा मैंडेटरी वाला पोर्शन, 3 ईयर का ऑपरेशन होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, अब पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसका, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, मतलब कंपनी तो नहीं था ना, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसका 2 साल था, अब अचानक वो तीसरे साल वो बन गया इनटू कंपनी, वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। टोटल कितना हो रहा है, 3 ईयर हो रहा है ना, तो चलेगा ये भी चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। या तो तुम 3 साल के लिए, मतलब इसमें जो है ना एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन, इसमें ना वो भी इंक्लूड होता है, प्रोप्राइटरशिप ऑफ और LLP। ठीक है, तुम अगर प्रोप्राइटरशिप में थे या फिर LLP में थे कंपनी होने से पहले, लेकिन 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तुम्हारा प्रॉपरली, तो तुमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये जो प्रोप्राइटरशिप है ये LLP भी हो सकता था, ठीक, ये इंक्लूडेड है इस 3 साल में, इसको तुमको याद रखना। या तो तुम 3 साल पूरे ही कंपनी थे, या फिर तुम 3 सालों में 2 साल LLP थे एंड 1 साल कंपनी थे, वो भी चलेगा। कम से कम तुम्हारा 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना,
ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना, वही ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं वो लोग। सर ये कंडीशन तो मीट ही नहीं करता मैं, सर एक ही साल हुआ है मेरा, सर एक ही साल हुआ है मेरा सर, तो क्या करें? अब ये है रिलैक्सिंग प्रोविज़ो। ये जो प्रोविज़ो है इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सिंग प्रोविज़ो। ये वाला, ये जो प्रोविज़ो है ना, ये है रिलैक्सिंग, मतलब रिलैक्स कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर तुम्हारा 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इफ ट्रैक रिकॉर्ड इज लेस देन 3 years, company must have operated at least one full financial year with audited financials। बस इतना ही है कि तुमने कम से कम एक फुल फिनेंशियल ईयर तुमने ऑपरेशन किया और तुम्हारे पास तुम्हारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंप्लीटली ऑडिटेड अवेलेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तुमने ऑडिट कर रखाया है उस फिनेंशियल स्टेटमेंट का, उस फिनेंशियल स्टेटमेंट जिस भी साल तुमने कंप्लीटली तुमने पूरा रहा ना, उस साल पूरा कंप्लीट हुआ ना तुम्हारा उस साल का एज अ कंपनी, ठीक है, तुम ऑपरेट किए ना, उस साल का तुम्हारा फुल साल का ऑडिटेड फिनेंशियल्स होना चाहिए। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? सर इस चीज ये रिक्वायरमेंट किस चीज़ का रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? दोस्तों तुम भूल क्यों जाते हो दोस्तों? एसएमई प्लेटफॉर्म, बीएसई एसएमई एक्सचेंज में तेरे को लिस्टिंग करवाना है। अब तेरे को लिस्टिंग करवाना है तो दोस्तों हम लोग इनकॉर्पोरेशन देखेंगे, फिनेंशियल देखेंगे एंड ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। इस ट्रैक रिकॉर्ड में आ रहा है चीज़ें, ठीक है सर। ये भी नहीं है तो और एक चीज़ है, अच्छा ये नहीं है तो ऐसा नहीं होता, ये तो होना ही चाहिए तेरे पास कम से कम। और एक ऑप्शन जो है ना, वो फंडेड कंपनीज के लिए होते हैं, जिनको फंड मिला जो है मिला होता है, किनसे? नाबार्ड, सिडबी, इनसे जो है ना उनको फंड जो है वो मिलता है। अब ये नाबार्ड सिडबी, कितने स्टूडेंट्स को नाबार्ड एंड सिडबी के बारे में पता है भाई? बचपन से तुम लोग इसका एक्रोनियम पढ़ के तुमने जो है पूरा खत्म कर रखा है। नाबार्ड क्या होता है बताओ? नाबार्ड है नेशनल बैंक। ये जो है ना दोस्तों, ये नाबार्ड तुमको पता नहीं, बता देता हूँ। नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस बात का ध्यान रखना है। सिडमी क्या है? सिडमी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनसे अगर तुमको फंड मिला हुआ है ना, तुमको इनसे फंड, ये फंडेड कंपनीज के लिए इनसे तुमको फंड मिल के रखा है, बहुत बढ़िया बात है, तुमको इनसे फंड मिला है, तो तुम्हारा जो नीड है ना ट्रैक रिकॉर्ड का, वो 1 साल का होने से भी चलेगा। 1 full year ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑडिटेड फिनेंशियल्स। ये है किन के लिए? फंडेड कंपनीज के लिए। इसको तुमको समझना है, किसके लिए बताओ? फंडेड कंपनीज के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल सर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इतना तो हम लोगों ने कर रखा है, ये हम लोगों ने देख रखा है पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। अब थोड़ा हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट जो है वो देख लेते, EBDIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, ये तुमको पता होगा। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को, तो इसको यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग। कहा गया ये, तो हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं ना, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है बताओ? अर्निंग बिफोर, बताओ क्या? इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका भी कैलकुलेशन निकलता है, ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा कितना होना चाहिए ये बात है, ठीक है। अब समझना, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस चीज का? हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट याद आ रहा है कुछ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम, बताओ, ऑपरेशंस हम लोग निकालते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर से तुमको याद रखना है, फॉर 2 आउट ऑफ 3 लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, 2 आउट ऑफ 3 लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, 3 लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, ठीक है। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए पॉजिटिव EBIDT होना चाहिए, इतना ही है। तुम्हारे
3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में से कम 2 फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा EBIDT जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तुमको इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेवरेजिंग रेशियो जो है वो होना चाहिए तुम्हारा। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कंडीशन, वो है लेवरेजिंग रेशियो या फिर लेवरेज रेशियो जो है वो होना चाहिए तुम्हारा, बताओ कितना, 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर और एक कंडीशन जो होता है वो है डिसिप्लिनरी एक्शन का। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तुम्हारे अगेंस्ट लेना नहीं चाहिए। अब देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डिसिप्लिनरी एक्शन, इसको समझना है दोस्तों। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है? डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है कि किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है, तुम्हारे कंपनी की जो प्रोमोटर्स है, कंपनी खुद है, उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया गया हो, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो। रेगुलेटरीज अथॉरिटी द्वारा कौन लेता है डिसिप्लिनरी एक्शन? बाय द रेगुलेटरीज अथॉरिटी, बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि सेबी है ना, जैसे कि सेबी, ये कौन है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है। समझ में आ रहा है? डिसिप्लिनरी एक्शन नॉट टेकन, नॉट टेकन, नॉट टेकन, समझ में आ रहा है? अगेंस्ट होम, अगेंस्ट प्रोमोटर्स, अगेंस्ट प्रोमोटर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर्स। फिर आता है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन नॉट टेकन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी अगेंस्ट प्रोमोटर। और जो दूसरा है ना कंडीशन, इसको याद रखना तुमको, कि प्रोमोटर डायरेक्टर, लिखाने के बाद समझाऊंगा दोस्तों, थोड़ा लिख लो पहले। प्रोमोटर डायरेक्टर शुड नॉट be from, should not be from compulsory delisted or suspended companies, compulsory delisted or suspended companies। एक चीज बता मेरे को, सिंपल चीज बता मेरे को। अच्छा, लिखा देता हूँ ना, तीसरा भी लिखा देता हूँ। तीसरा एक थर्ड कंडीशन है जो हम अपने को देखना है, याद रखना है। थर्ड कंडीशन याद रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डायरेक्टर्स, ये सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए, शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। अब समझना, ये जो हम लोग लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं ना, ये वो छोटे छोटे कंपनीज हैं जो लिस्ट करवाना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। अब तुमको कुछ कंडीशन तो फुलफिल करना है, तो वो कंडीशन में एक कंडीशन आता है डिसिप्लिनरी एक्शन का। जैसे हम लोगों ने लेवरेज रेशियो देखा है, EBIDT जो है पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, टैंजिबल एसेट इतना होना चाहिए, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए। अब ये सारा जो चीज़ है ना, इसमें और एक चीज़ आता है वो जो कि है डिसिप्लिनरी एक्शन। तो देखो, अगर मैं पकड़ लो, मैं हूँ BSc SME प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैं हूँ BSc SME प्लेटफॉर्म। मुझे अगर तू आके बोलता कि सर मेरे को लिस्टिंग करवा लो, तो मैं चाहूँगा ना कि तू अच्छा वाला कंपनी हो, तब जाके तेरे को मैं लिस्टिंग करवाऊँगा। तो तेरे को अगर पहले से तेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है तू, पकड़ ले, ठीक है, तो क्यों मैं तेरे को लिस्टिंग करवाऊंगा? समझ में आ रहा है ना? तो पहला कंडीशन है कि तुम्हारे अगेंस्ट सेबी ने किसी प्रकार का रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया। दूसरा कंडीशन है कि तुम्हारा प्रोमोटर डायरेक्टर जो है ना, वो किसी दूसरे कंपनी में, अब देख समझ, ये तो तेरे को पता नहीं होगा शायद, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो कंपनी में डायरेक्टर्स बैठते ना, प्रोमोटर बैठते हैं ना, वो क्या सिर्फ ज़िंदगी में एक ही कंपनी में रहते हैं क्या? हाँ जी, वो तो बहुत सारे कंपनीज में रहते हैं। एक कंपनी ने बहुत सारे कंपनीज में डायरेक्टर है, बहुत। शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना? हाँ, शार्क टैंक इंडिया देखते हो, 300 कंपनी में वो लोग डायरेक्टर है, 200 कंपनी में डायरेक्टर है, 7 8 9 कंपनी में डायरेक्टर्स है,
समझ में आ रहा है ना। तो एक कंपनी में डायरेक्टर नहीं बैठते, बहुत अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर बैठते हैं। तो सिंपल बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम वो वाले डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर नहीं होना चाहिए जो किसी कंपनी के तुम उस कंपनी का डायरेक्टर या फिर प्रोमोटर नहीं होना चाहिए जिस कंपनी को कंपलसरी डीलिस्ट किया गया हो या फिर सस्पेंड किया गया हो। अब देखो, अगर पकड़ ले इस कंपनी के लिए वो एसएमई जैसे कि बीएससी एसएमई जो है उसमें उसका लिस्टिंग करवाना चाहता है, ठीक है, क्या बताओ, बीएसई एसएमई में लिस्टिंग करवाना चाहता है इस वाले कंपनी में। लेकिन इसके पहले की जो दो कंपनीज है ना, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में डीलिस्टेड हो चुका है। डीलिस्टेड मतलब तुम्हारा पहले लिस्टिंग था, फिर तुमको हटाया गया स्टॉक मार्केट में, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा तुमने, हटाया गया है, डीलिस्ट कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। तो भैया तेरा एक्स जो है ना, तेरा एक्स कंपनीज जो है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, मैं तेरे को नहीं देने वाला लिस्टिंग। ये कहता है बीएससी एसएमई, कहता है प्लेटफॉर्म, कहता है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तुमको नहीं मिलने वाला। लास्ट है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का एक सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट में, जो तुम कंपनीज एक्ट में देखोगे। डिस्क्वालिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि डायरेक्टर एलिजिबल ही नहीं है बैठने के लिए एज अ डायरेक्टर। तो अगर ऐसा डायरेक्टर है तुम्हारे कंपनी में, कुछ तुम इस कंपनी का लिस्टिंग करवाना चाहते हो और इस कंपनी में कोई ऐसा डायरेक्टर बैठा है जो डायरेक्टर बैठने के लायक नहीं है, डिस्क्वालीफाइड है वो, समझ में आ रहा है, तो तुमको तो हम लोग लिस्टिंग नहीं करवा सकते, तुमको नहीं देंगे लिस्टिंग करवाने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जा, समझ में आ रहा है। अच्छा, लास्ट जो तुमको दिखना है ना, लास्ट भाई टेंशन मत ले, इसी के साथ ये हम लोग आज का वीडियो एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे दोस्तों। वो है नेम चेंज। नेम चेंज का क्या होता है ना दोस्तों, कि तुमने अगर नेम चेंज किया है लास्ट ईयर विद इन लिख लेता हूँ, विद इन लास्ट ईयर तुमने अगर नेम चेंज किया हो, तो तुम्हारा जो रेवेन्यू है ना, उसका 50% रेवेन्यू जो है कंपनी का, वो इस न्यू, बताओ क्या, हाँ, न्यू एक्टिविटी से आ रहा हो, बाय द न्यू नेम। इसको समझाता हूँ मैं, टेंशन मतलब इतना ही तेरे को याद रखना है, अच्छा समझना है इसको। देखो, पहले तेरा कंपनी था टाटा स्टील, तूने नाम चेंज करवा लिया है, क्या किया, टाटा टी बना लिया है, इसको बंद करके तूने बनाया टाटा टी। इसका मतलब क्या है, पहले तू टाटा स्टील बनाता था, अब तू बना रहा है टाटा टी बना रहा है। तो बोला जा रहा है कि तेरा अगर पिछले साल ऐसा कोई नाम चेंज हुआ है ना, स्टील से टी आ चुका है, नाम चेंज हुआ है, नया बिजनेस नहीं खोला है, नाम चेंज हुआ है, यहाँ पे तेरे बिजनेस, सेम बिजनेस को नाम चेंज हुआ है, तो इस बिजनेस का जो नया एक्टिविटी है, ये जो टी बनाने का एक्टिविटी है, इससे तेरा कंपनी का 50% रेवेन्यू प्रेजेंटली आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे जगह से, दूसरे वे से तेरे को पैसा मिल रहा है। इससे क्या होता है सर, ये क्यों किया जाता है? इससे ये होता है कि कंपनी देखो बहुत कारणवश अपना नाम चेंज करता है, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने क्रेडिटर्स से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। तो ऐसे ना बहुत सारे कंडीशंस में कंपनी अपना नाम चेंज करवाता है। तो अपने हमारे स्टॉक एक्सचेंज को पता कैसे चलेगा कि ये सही में किस कारणवश? देखो, अगर तू नाम चेंज भी कर रहा है ना, एक सिंपल कंडीशन है, नाम चेंज कर तू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे कंपनी में कम से कम 50% रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है ना, उस नाम चेंज करने के वजह से जो तेरा नया एक्टिविटी चेंज हुआ है उससे आना चाहिए, तब मेरे को भरोसा होगा तेरी कंपनी के ऊपर। इतना ही है, इतना तेरे को याद रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, ओके। तो ये हमारा हो चुका है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म का पूरा कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो है एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म। क्या बताओ, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ना, वो है एनएसई। एनएसई पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इमर्ज, EMER, इमर्ज प्लेटफॉर्म। अब मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ अभी,
इसलिए क्योंकि तुमको जितना मैंने करवाया उसका नोट डाउन करो, लिखो, लिख के पढ़ के कंप्लीट करके नक्की कर दो, खत्म करो। कल कल तुमको ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करेंगे लेकिन मज़े से करेंगे, एकदम समझ समझ के करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।